हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में मैंने आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया था और उसमें आपको दो सिस्टम बताए गए थे, एक एबीओ सिस्टम और दूसरा था आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम उसमें मैंने कंप्लीट कर दिया था, जिसमें मैंने ब्लड के ग्रुप भी बताए थे आपको। संभावित जो ब्लड ग्रुप बच्चों में हो सकता है उसके बारे में बताया गया था। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, आरएच सिस्टम, या उसको हम कह रहे होते हैं आरएच फैक्टर। ठीक है, देखिए आरएच सिस्टम या आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर तथा वीनर नामक वैज्ञानिकों ने सन 1940 में रीसस नाम के बंदर में की थी। ठीक है, कौन से नाम के बंदर में? रीसस नाम के बंदर में की थी। इसीलिए इसे आरएच फैक्टर या आरएच कारक या आरएच एंटीजन नाम दिया गया। अब आप कहेंगे रीसस बंदर कौन से होते हैं? देखिए हमारे आसपास जो अधिकतर बंदर हैं लाल मुंह वाले, जिनका चेहरा हल्का सा रेडिश होता है, वो सारे के सारे कौन से उसमें आते हैं? रीसस। ठीक है ना, जितने भी मैके का बंदर हैं वो सारे के सारे किस में आ रहे होते हैं? रीसस में। इसीलिए हम कह रहे होते हैं किस में खोजा इन्होंने इसको? रीसस नाम के बंदरों में। इसलिए नाम क्या दे दिया इसको? आरएच सिस्टम या आरएच फैक्टर या आरएच तंत्र। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये जो आरएच फैक्टर है या आरएच एंटीजन है, ये रक्ताणुओं की सतह पर उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर माना जाता है। रक्ताणु की सतह पर अगर आरएच एंटीजन है तो आरएच फैक्टर मान लिया, आरएच एंटीजन अगर वहां पर नहीं है तो हम उसको आरएच फैक्टर नहीं मानते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम आरएच एंटीजन को ही आरएच फैक्टर या रीसस फैक्टर कह देते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ये आती है कि जिन लोगों के रक्ताणुओं की सतह पर आरएच एंटीजन पाया जाता है, ऐसे लोगों को हम आरएच पॉजिटिव कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आरएच पॉजिटिव। और जिन लोगों के रुधिर में रक्ताणुओं की सतह पर आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता, अर्थात आरएच एंटीजन एब्सेंट होता है, ऐसे लोगों को हम आरएच नेगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएच नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहां पर दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि हमारे जो भारत है, इंडिया है, इसमें लगभग 93% लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं और 7% लोग आरएच नेगेटिव होते हैं। अर्थात हमारे देश में सबसे अधिक संख्या आरएच पॉजिटिव वाले लोगों की है। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां पर ये आती है, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में आपको ब्लड ग्रुप बताया था, चाहे वो ओ हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो ए बी हो। इनमें भी आपने देखा होगा कई बार पूछा जाता है, जब वहां पर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं या उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो कहा जाता है कि भाई किसी का ब्लड क्या है, बोले इसका तो ए माइनस है, कई बार कहते हैं ओ पॉजिटिव है, कई बार कह देते हैं बी पॉजिटिव है, या कई बार कह रहे होते हैं ए बी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों में आरएच फैक्टर पाया जाता है, आरएच एंटीजन होता है। जिस ब्लड ग्रुप के साथ में प्लस जुड़ा हुआ रहता है, इट मींस उनके रुधिर में क्या है? रक्ताणुओं की सतह पर आरएच एंटीजन। ठीक है, और जिनमें हम माइनस या नेगेटिव कह देते हैं, जैसे ओ नेगेटिव या बी नेगेटिव या ए बी नेगेटिव या ए नेगेटिव, तब देखिए वहां पर बोला जाता है कि उन लोगों के ब्लड में रक्ताणु की सतह पर आरएच एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या बताया मैंने सबसे पहले? आरएच तंत्र की खोज लैंडस्टीनर तथा वीनर ने 1940 में रीसस नामक बंदरों में की थी। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि आरएच जो तंत्र है
ये रक्ताणुओं की सतह पर RH एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है। आगे मैंने ये कहा कि RH एंटीजन को ही हम क्या कह रहे होते हैं, RH फैक्टर भी कह रहे होते हैं, या इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, रीसस फैक्टर कह रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैंने ये बताया कि हमारे हिंदुस्तान में जिन लोगों के रक्त के रक्ताणुओं की सतह पर RH एंटीजन पाया जाता है वो RH पॉजिटिव कहलाते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता वो RH नेगेटिव कहलाते हैं। हमारे भारत में पाए जाने वाले पॉपुलेशन या लोगों के अंदर देखें तो लगभग 93% लोग RH पॉजिटिव है और 7% या 7% लोग RH नेगेटिव हैं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम ये कह रहे होते हैं कि जो RH एंटीजन होती है इसके विरुद्ध प्लाज्मा में प्राकृतिक रूप से कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। जैसे आपने देखा होगा हम एंटीजन के साथ पहले ब्लड ग्रुप जब पढ़ रहे थे तो बता रहे थे कि उन एंटीजन के साथ में एंटीबॉडी होती है। अगर वहां पर ए है तो बी होगी, बी है तो ए होगी, ए बी में कोई एंटीबॉडी होती नहीं है, एंटीजन होते हैं। ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, दोनों एंटीबॉडी होते हैं। लेकिन यहां पर मैंने क्या बताया, RH एंटीजन के विरुद्ध में प्लाज्मा के अंदर कोई भी प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है। इसलिए यदि हम RH नेगेटिव व्यक्ति को बार बार RH पॉजिटिव व्यक्ति वाला रुधिर दें तो उस RH नेगेटिव व्यक्ति के अंदर एंटी RH एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है और इस क्रिया को आइसो इम्यूनाइजेशन कह देते हैं। आइसो इम्यूनाइजेशन इसलिए कह रहे होते हैं कि जो एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी होते हैं दोनों एक ही जाति के होते हैं। किसके होते हैं? दोनों एक ही जाति के होते हैं, इसलिए इसको आइसो इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द आइसो इम्यूनाइजेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी हैं वो सेम जाति के होते हैं, अर्थात एक ही जाति के होते हैं, इसलिए उसे हम आइसो इम्यूनाइजेशन कह देते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द RH फैक्टर, देन यू कैन राइट एज RH फैक्टर और RH एंटीजन। ठीक है ना। कहां पर पाए जाते हैं? रीसस बंदर में देखा, इनको खोजा और ये हमारे रक्ताणु की सतह पर होते हैं। अगर हैं तो RH पॉजिटिव होगा, नहीं है तो वो व्यक्ति क्या होगा? RH नेगेटिव होता है। ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके पश्चात एक मैं और इसमें स्पेसिफिकेशन आपको बताने जा रहा हूं और वो ये है कि यदि RH नेगेटिव माताएं या जो मदर होती हैं वो एक से अधिक बार RH पॉजिटिव युक्त शिशु से गर्भ धारण करती हैं तो ऐसी फीमेल या माताओं में RH कारक के कारण सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि जो RH फैक्टर होता है ये वंशागत होता है, इनहेरिटेबल होता है। कैसा होता है? वंशागत होता है, इनहेरिटेबल होता है। RH पॉजिटिव डोमिनेंट फैक्टर होता है, प्रभावी कारक होता है, जबकि RH नेगेटिव अप्रभावी कारक होता है, रिसेसिव होता है। ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि RH नेगेटिव माता से उत्पन्न जो RH पॉजिटिव शिशु होता है उसमें RH कारक फादर से जाता है, पिता से जाता है, मेल से जाता है। ठीक है ना। किससे जा रहा होता है? मेल से। अब दूसरी चीज यहां पर यह आती है कि जो गर्भस्थ शिशु होता है या जो फीटस होता है जब उसका गैस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है तो पार्टूशन होती है, अर्थात उसमें प्रसव क्रिया होती है। तो प्रसव के समय RH पॉजिटिव शिशु से या उसके रुधिर से जो RH एंटीजन होती हैं वो मदर के ब्लड में चली जाती हैं
और जब वो मदर के ब्लड में जाती हैं तो मदर के ब्लड में RH एंटीजन के कारण anti-RH नेगेटिव एंटीबॉडीज बन जाते हैं। और जब वो RH एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो पहली बार वो बहुत अधिक संख्या में नहीं होते हैं, इसीलिए प्रथम जो संतति उत्पन्न होती है उस पर किसी तरह का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो बच्चा सामान्य रूप से जन्म ले लेता है। लेकिन वही RH नेगेटिव माता दोबारा से गर्भ धारण करती है, दोबारा कंसीव होती है, तो देखिए वहां पर क्या होता है, उस मदर के ब्लड से जो वहां पर anti-RH एंटीबॉडीज बने थे वो प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा कहां पर चले जाते हैं, उस शिशु में चले जाते हैं, और उस शिशु के रुधिर में या ब्लड में जो रक्ताणु हैं उन रक्ताणुओं का लयन कर देते हैं, हीमोलाइसिस कर देते हैं, और इस कारण से उन बच्चों में या उन शिशुओं के अंदर एक घातक या लीथल डिजीज क्रिएट हो जाती है, डिसऑर्डर बन जाता है, और उस डिसऑर्डर को हम नाम दे रहे होते हैं नवजात या यंग वंश में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। क्या कह रहे होते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। फीटेलिस का मतलब होता है गर्भ में जो शिशु है, और इरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब होता है उस शिशु के जो रुधिर में रक्ताणु हैं उनका लयन हो जाना, इसलिए डिसऑर्डर का नाम क्या रखा गया है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। और ये बच्चों में या नवजात बच्चों में या यंग वंश में बहुत ही लीथल या घातक डिसऑर्डर होते हैं, और जिन बच्चों में या शिशुओं में ये रोग पाए जाते हैं या होते हैं उन शिशु को या बच्चों को या नवजात शिशुओं को रीसस बेबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको, कई बार पूछ लिया जाता है, न्यू टाइप क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द रीसस बेबी। ठीक है, तो रीसस बेबी का मतलब क्या होगा, जिनमें कौन सा रोग हो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। और अगर आपसे पूछा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस क्या है, तो मैंने अभी क्या बताया था कि वही RH नेगेटिव माता जो पहले बच्चे को जन्म दे चुकी है वो दोबारा से अगर कंसीव होती है, गर्भ धारण करती है, तो उसके शरीर में रुधिर में पहले से RH एंटीबॉडीज हैं, और वो anti-RH एंटीबॉडीज क्या करेंगे, प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा बच्चे या शिशु के ब्लड में जाकर के जो RBCS होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं या रक्ताणु होती हैं, उनका हीमोलाइसिस या लयन कर देती हैं, और इस कारण से उस डिसऑर्डर को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज ये आती है कि इस रोग के कारण क्या होता है, जो शिशु है गर्भ धारण में जो बच्चा है, गर्भस्थ शिशु है, वह शिशु जन्म जब लेता है तो समय से पूर्व ही जन्म ले लेता है, अर्थात प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। इसको कह रहे होते हैं कि गैस्टेशन पीरियड पूरा हुआ नहीं, गर्भा अवधि पूरी हुई नहीं, और बच्चा उससे पहले ही जन्म ले लेता है, इसको हम कह रहे होते हैं समय से पूर्व। ऐसे बच्चों में एनीमिया होती है, रक्ताल्पता पाई जाती है, अर्थात ब्लड की कमी होती है, ऑक्सीजन के लिए बहुत दिक्कत आती है, सांस लेने में समस्या हो जाती है, क्योंकि इनकी जो RBC है वो वक्राकार हो जाती है, इसलिए वो बच्चा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि यदि हम ऐसे बच्चों का रुधिर एक स्वच्छ रुधिर से ट्रांसफर कर दें, पूरा का पूरा ब्लड स्वस्थ या स्वच्छ रुधिर के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, उसको हम क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो उस बच्चे को या शिशु को पूरी तरह से बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि प्रसव से ठीक पहले 72 घंटे के भीतर यदि हम RH नेगेटिव माता को anti-RH एंटीबॉडी इंट्रावीनस इंजेक्शन दे दें,
इंट्रावीनस का मतलब होता है वेन में इंजेक्शन को लगाएं, सिरा में इंजेक्शन को लगाएं, मस्कुलर नहीं लगाएं, तो भी उस नवजात शिशु को बचाया जा सकता है। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, RH फैक्टर कह रहे होते हैं। अब देखिए इसको आप समझ लीजिए दोबारा फिर। मैंने अभी आपको बताया था कि जो खोज है वो किसके द्वारा की गई, लैंगस्टीनर और वीनर के द्वारा। कब की गई, 1940 में। किसके अंदर की थी, रीसस नामक बंदर के अंदर। रीसस नामक बंदर को हम अगर लिखें तो इस तरह से लिख रहे होते हैं, रीसस। इसी रीसस को शॉर्ट में क्या लिख दिया जाता है, RH। क्लियर हो गया ना, इसलिए ये RH तंत्र या RH सिस्टम दिया गया है। क्लियर हो गया, इसलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे होते हैं, कौन से बंदरों में इसको खोजा इन्होंने, रीसस में, इसलिए ये रीसस सिस्टम कहलाया। ठीक, अब देखिए आगे बताया कि यह तंत्र रक्ताणुओं की सतह पर, RBC की सरफेस पर RH एंटीजन की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति पर आधारित होता है। अगर रक्ताणुओं की सतह पर RH एंटीजन है तो RH सिस्टम क्रिएट होगा, और यदि वहां पर RH एंटीजन नहीं है तो RH सिस्टम क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा यहां पर RH एंटीजन को दूसरा नाम क्या दिया गया, देखो RH फैक्टर कहा जाता है, रीसस फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में या लोगों में RH एंटीजन होता है या पाया जाता है, दे आर कॉल्ड एज RH पॉजिटिव, अर्थात उनको हम क्या बोलेंगे, RH पॉजिटिव कह देंगे। ठीक है, और जिनमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता अर्थात एब्सेंट होता है, उन्हें क्या कहा जाएगा, RH नेगेटिव कहा जाता है। जिनमें RH एंटीजन नहीं है, अभाव है, लैकिंग ऑफ RH एंटीजन, ऐसे लोग क्या कहलाएंगे, RH नेगेटिव। ठीक है, अब इसके पश्चात RH एंटीजन के विरुद्ध प्लाज्मा में मैंने आपको बताया था किसी भी तरह का कोई प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। RH नेगेटिव व्यक्तियों को जब हम बार बार क्या करें, RH पॉजिटिव व्यक्ति का रुधिर देना शुरू कर दें, तो ऐसे व्यक्ति के रुधिर में एंटी RH एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाते हैं, और इस क्रिया को आइसो इम्यूनाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं, आइसो इम्यूनाइजेशन, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक ही जाति के होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि भारतीय लोगों में लगभग 93% लोग RH पॉजिटिव, रिमेनिंग 7% RH नेगेटिव। ठीक है ना, 93% कैसे होते हैं, RH पॉजिटिव होते हैं, और 7% RH नेगेटिव होते हैं। ठीक है, साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ब्लड ग्रुप होता है, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में 4 आपको ब्लड ग्रुप बताए थे, O, A, AB और B, उनमें अगर नेगेटिव और पॉजिटिव लगा हुआ है तो वो किसके आधार पर लगा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। अगर उनमें RH पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है और RH फैक्टर भी है तो B पॉजिटिव हो जाएगा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है और RH पॉजिटिव भी है तो AB पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इनमें ये फैक्टर नहीं है तो AB नेगेटिव, O नेगेटिव या B नेगेटिव या फिर A नेगेटिव। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद मैंने बताया था कि यदि RH नेगेटिव फीमेल्स या मदर्स एक से अधिक बार RH पॉजिटिव सिस युक्त गर्भ धारण करती हैं, ठीक है ना, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कौन से वाले भ्रूण के साथ में, RH पॉजिटिव के साथ, तब क्या होता है, इस RH फैक्टर के कारण ऐसी फीमेल में गंभीर समस्या, सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है ना, क्यों होती है, क्योंकि जो RH फैक्टर होता है ये वंशागत होता है, इनहेरिटेबल होता है। ठीक है, RH पॉजिटिव जो होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है, और जो नेगेटिव होता है ये रिसेसिव होता है, अर्थात अप्रभावी कारक होता है, ये वंशागत नहीं होता। वंशागत कौन होगा फिर,
RH पॉजिटिव। इसीलिए देखिए यहाँ पर वापस फिर जो RH नेगेटिव माता है इससे उत्पन्न RH पॉजिटिव जो शिशु होगा ये किससे RH कारक लेगा? ये RH कारक किससे लेता है? फादर से लेता है। किससे लेता है? फादर से। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, जो गर्भस्थ RH पॉजिटिव शिशु है इसके जब प्रसव की क्रिया होती है, जब ये जन्म लेने जा रहा होता है उस समय इसके रुधिर से RH एंटीजन माता के रुधिर में पहुंच जाते हैं और इस कारण से माता के ब्लड में क्या होगा, मदर के ब्लड में क्या होगा बताओ? जो RH नेगेटिव माता है उसमें क्या होगा? एंटी RH नेगेटिव एंटीबॉडीज बन जाती हैं। सामान्यतः जनरली या कॉमनली हम कह सकते हैं कि यह पहली बार इतना अधिक संख्या में नहीं बनती हैं या इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होती है जो पहली बार जन्म लेने वाले शिशु को किसी भी तरह से हानि पहुंचा सके। इसका मतलब है कि RH नेगेटिव माता के द्वारा उत्पन्न होने वाली पहली संतान सामान्य होती है, उसमें किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर नहीं होता। लेकिन वही माता बाद में गर्भ धारण करती है या कंसीव होती है तो उस पोजीशन में इनके रुधिर में पहले से एंटी RH एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के द्वारा कहां पर चली जाएगी? फीटस में या गर्भस्थ RH पॉजिटिव शिशु के रुधिर में, और वहां रुधिर में पहुंचकर जो RBC या रक्ताणु होते हैं इन रक्ताणुओं का ये लयन कर देती है, रक्ताणुओं को हीमोलाइज कर देती है। उनकी एक तरह से क्या होता है? क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। इस घातक रोग को ही नवजात शिशु में क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ठीक है, और इस रोग से ग्रसित जो बच्चा है, शिशु है, यंग वन है, दैट इज कॉल्ड एज रीसस बेबी। क्या बोला जाएगा? रीसस बेबी। ठीक है, अब देखिए सामान्यतः जो ऐसे बच्चे होते हैं या शिशु होते हैं इनका जो जन्म होता है समय से पूर्व हो जाता है और ये बच्चे अधिकतर एनीमिक होते हैं, रक्ताल्पता पाई जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। तब क्या किया जाता है? शिशु के संपूर्ण रक्त को स्वच्छ रुधिर के द्वारा प्रतिस्थापित करके शिशु को बचाया जा सकता है। ठीक है, या फिर प्रसव के ठीक पूर्व 72 घंटे के भीतर, ठीक है, 72 आवर्स के अंदर RH नेगेटिव माता को या मदर को एंटी RH एंटीबॉडी का इंट्रावीनस इंजेक्शन दे देते हैं। इंट्रावीनस इंजेक्शन के कारण जो शिशु है उसे बचाया जा सकता है। इंट्रावीनस का मतलब होता है जो इंजेक्शन वेन्स में लगाए जाते हैं, शिराओं में लगाए जाते हैं, शिराओं में इंजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और मस्कुलर कौन से होते हैं? जो मसल्स में इंजेक्ट किए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन से होंगे? जो वेन्स में लगाए जाते हैं वो तुरंत रुधिर की सर्कुलेशन के साथ शरीर में इफेक्टिव हो जाते हैं, जबकि मसल्स वाले सर्कुलेशन में थोड़ा देर से पहुंचते तो वो भी हैं। इसलिए जो इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन को वो दो तरह का होता है, एक तो इंट्रावीनस और दूसरा होता है कौन सा? मस्कुलर। ठीक है ना, तो ये आपका क्लियर हो गया RH फैक्टर या RH सिस्टम। ठीक है ना। अब देखिए आगे रुधिर का थक्का बनना या रुधिर स्खंदन एक प्रोसेस होती है जिसको ब्लड क्लॉटिंग कह रहे होते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम होता है ब्लड कोगुलेशन। या तो हम कह रहे होते हैं रुधिर का थक्का बनना या कह रहे होते हैं रुधिर का स्खंदन। इसमें क्या होता है, जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें जो रुधिर प्रवाह कर रहा होता है, बह रहा होता है, सर्कुलेट करता है, वो जब उनसे बाहर आता है तो उसमें पाए जाने वाले जो कंपोनेंट होते हैं या अवयव होते हैं वो एक जेल समान संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? एक जेल समान संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, और उसी जेल समान संरचना में परिवर्तित होने को ही हम क्या कह रहे होते हैं? थक्का निर्माण
या जो जेल बनता है उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, थक्का निर्माण। और जो थक्का निर्माण की क्रिया होती है उसी क्रिया को हम क्या कह रहे होते हैं, ब्लड कोआगुलेशन, या उसी को हम कह रहे होते हैं रुधिर स्कंदन। ठीक है। अब देखिए, चोट लगने पर आपने देखा होगा शरीर से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, ब्लड का ब्लीड होना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कहीं पर भी चोट जब शरीर में लगती है तो घाव से आपने देखा होगा रुधिर का बहना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि जब ब्लड वेसल से बाहर रुधिर आएगा तो रुधिर में पाए जाने वाले जो अवयव होते हैं वो क्या करते हैं, जेल समान संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, वही थक्का या कोआगुलेशन कहलाता है। अब देखिए, ये जो ब्लड कोआगुलेशन की क्रिया होती है दैट इज प्रोटेक्टिव क्रिया, इसको हम प्रोटेक्टिव प्रोसेस कहते हैं शरीर के लिए। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है सुरक्षात्मक प्रणाली, सुरक्षात्मक क्रिया प्रणाली। सुरक्षात्मक हम इसलिए कह रहे होते हैं कि थक्का बनने से क्या होता है, रुधिर का बहना बंद हो जाता है। तो इसको हम सुरक्षात्मक प्रणाली इसलिए कह रहे होते हैं कि एक तो जहां चोट लगा, घाव लगा, जहां पर ब्लड वेसल्स या टिश्यूज डैमेज हुए, जहां से ब्लीडिंग होना शुरू हुई, तो एक तो क्या करेगी, ये ब्लड के लॉस को रोक रही है, अर्थात रुधिर की क्षति नहीं होने दे रही, रुधिर का बहना बंद कर रही है। और दूसरा ये होता है कि थक्का बनने से जो घाव है उस घाव के द्वारा शरीर में जो बैक्टीरिया या रोगाणु प्रवेश कर सकते हैं उनसे यहाँ पर बचाव हो जाता है। थक्का बनने से घाव के द्वारा शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश की क्रिया को भी रोक लिया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे शरीर में जो रोगाणु है वो प्रवेश कहाँ से कर रहे होते हैं, या तो कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा, या कंटामिनेटेड फूड के द्वारा, या फिर आपने देखा होगा आंखों के थ्रू, या ऐसे पार्ट्स जो नेकेड हैं, या फिर आप देखोगे जहां चोट लग जाती है। अधिकतर आपने देखा है जब भी घाव बन जाता है शरीर में तो जो भी डॉक्टर्स लोग हैं वो वहां पर उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको हमेशा बाइंड अप करते हैं, उसकी ड्रेसिंग करके रखते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी एरोसोल बैक्टीरिया ना पहुंचे। अगर वहां पर एरोसोल बैक्टीरिया पहुंचेगा तो वहां पर क्या करेगा, वो सेप्टिक कर सकता है, उस घाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि थक्का के निर्माण की जो क्रिया होती है या ब्लड क्लॉटिंग होता है, ये एक तरह से प्रोटेक्टिव प्रोसेस होती है जो घाव से शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती है, साथ ही जो ब्लड बहराव होता है, ब्लड की जो हानि होने वाली होती है, क्षति होने वाली होती है, उसको भी रोक दिया जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। नहीं तो आप बताइए, हमारे शरीर में मैक्सिमम ब्लड का अमाउंट 5 लीटर के आसपास होता है और घाव बन जाए, लगातार ब्लड बहता रहे, तो क्या व्यक्ति जिंदा रह पाएगा, क्या सर्वाइव करेगा, क्या नहीं कर सकता। इसलिए हमारे लिए नेचुरली ये प्रोटेक्टिव पहले से ही प्रोसेस हमारे शरीर में डाली हुई है। अब आप कहोगे कि ये क्लॉट होता क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे कोआगुलेटरी फैक्टर होते हैं ब्लड के अंदर। कोआगुलेटरी फैक्टर को कह रहे होते हैं स्कंदन कारक, थक्का बनाने वाले कारक। लगभग इनकी संख्या 13 होती है, 13 होते हैं। लेकिन जब ये शरीर के अंदर रुधिर में सर्कुलेट होते हैं उस समय ये सारे के सारे निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, और जब चोट लग जाती है और रुधिर बाहर आता है उस समय ये सब हवा के संपर्क में आते ही कैसे हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, और उस समय घाव के ऊपर या चोट लगने वाले स्थान के ऊपर क्या करते हैं, थक्का बना देते हैं। अर्थात कारक कैसे हो जाते हैं, सक्रिय। वे कारक जो ब्लड कोआगुलेशन की क्रिया को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं या इंड्यूस करते हैं, उनको हम प्रेरक स्कंदन कारक कह रहे होते हैं, अर्थात इंड्यूस्ड कोआगुलेटरी फैक्टर कह रहे होते हैं। और जो ब्लड कोआगुलेशन की क्रिया को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, एंटी कोआगुलेटरी फैक्टर कह देते हैं या प्रतिस्कंदक कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए, दूसरी चीज ये आती है कि जब कोई भी ब्लड वेसल्स डैमेज होती है या रुधिर क्षतिग्रस्त होता है तब ये सारे कारक क्रमशः कैसे हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हम मानते हैं कि ब्लड की प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं,
या पट्टिकाणु होते हैं या अन्य कारक होते हैं, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, रुधिर का थक्का बनाते हैं या ब्लड का कोआगुलेशन कर रहे होते हैं, और इस प्रकार ब्लड के कोआगुलेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। ब्लड के कोआगुलेशन की क्रिया लगभग 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप में संपन्न होती है। पहला सबसे जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, जब कोई ब्लड वेसल्स डैमेज होती है तो क्या होगा, टिश्यूज डैमेज हो जाएगा, ऊतक जब क्षति करेगा तो वहां से एक प्रोटीन बनता है जिसको हम कह रहे होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसी प्रकार से जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं जिनको पट्टिकाणु कह रहे होते हैं, वो भी वायु के संपर्क में आने पर टूट जाती हैं और उनसे भी कौन सी वाली प्रोटीन बनती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जब थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन बन जाती है तो इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं और फास्फोलिपिड भी होते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन क्या करती है, हमारे शरीर में या रुधिर में पाए जाने वाले स्कंदन कारक 7 और स्कंदन कारक 10 में नंबर को एक्टिवेट कर देती है। अर्थात जो 7वें नंबर का स्कंदन कारक है और जो 10 नंबर का स्कंदन कारक है, ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं और ये दोनों एक्टिवेट होकर सारे मिलकर के फिर कैल्शियम के साथ क्या करते हैं, एक जटिल पदार्थ बना देते हैं और उस जटिल पदार्थ को प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कह दिया जाता है, या उसको हम हिंदी में प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक कह देते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक क्या करता है, फिर ब्लड की प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, कैल्शियम के साथ मिलकर उसको सक्रिय थ्रोम्बिन प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। और जो थ्रोम्बिन सक्रियक होता है ये क्या करता है, फिर ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाने वाली घुलनशील फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को किसमें चेंज कर देता है, फाइब्रिन मोनोमर या एकलक में, जो कैसी होती है, रेशेदार एवं एगुलनशील। और जो रेशेदार और एगुलनशील होती है ये बहुलीकृत होकर के फाइब्रिन के बड़े बड़े तंतु बना लेती है। वे तंतु घाव के साथ मिलकर या बाउंड के साथ मिलकर एक नेट या जाल के आकार की संरचनाएं बना लेते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स, वो क्या नाम है, ब्लड ग्रैनी, वो क्या आपकी क्या नाम है, ब्लड सेल्स, या आप कह दीजिए रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं, आरबीसी उसमें फंस जाती है, फिर आरबीसी वहां से निकल नहीं पा रही होती है। और इस प्रकार से जो फाइब्रिन तंतु से बना हुआ जाल और जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, यही मिलकर के थक्का कहला रही होती हैं। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो धीरे धीरे क्लॉट दृढ़ होता है, रिजिड होता जाता है और फिर उस क्लॉट से एक बहुत तरल पदार्थ अलग निकलता है। उस तरल पदार्थ को घाव के ऊपर हम कह रहे होते हैं सीरम। सीरम बिल्कुल प्लाज्मा के समान ही होता है, अंतर इतना होता है कि प्लाज्मा में तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन पाई जाती है, सीरम में फाइब्रिनोजिन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इस प्रकार से ये लगभग जो तीनों स्टेप हैं, या तीनों मैंने जो आपको स्टेप बताए, ये कितने मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं, लगभग 6 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरी की पूरी रुधिर के स्कंदन की क्रिया विधि कहला रही होती है। अब इन्हीं 3 स्टेप को आप एलोबरेट कर सकते हो, इन्हीं तीनों स्टेप को आप और अधिक बड़ा बना करके बता सकते हो, जिसमें पहला स्टेप ले लें जो कौन सा होगा, यहां पर से, दूसरा स्टेप प्रोथ्रोम्बिन से, तीसरा स्टेप फाइब्रिनोजिन से। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इस तरह से हम ब्लड क्लॉटिंग की या ब्लड कोआगुलेशन की क्रिया को दिखा सकते हैं। अर्थात हमारे शरीर में चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनना एक हमारे लिए कैसी क्रिया है, सुरक्षात्मक क्रिया प्रणाली होती है, जिसके कारण हम हमारे शरीर से ब्लड के लॉस को रोकते हैं, साथ में घाव से किसी भी रोगाणु को प्रवेश नहीं करने देते। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो मैंने अभी बताया था उसी को आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसान लैंग्वेज में लिख सकते हैं।
क्या बताया था मैंने सबसे पहले कि जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, इनसे जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो इसमें पाए जाने वाले जो कंपोनेंट हैं या अवयव हैं, ये जेल समान संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? जेल लाइक स्ट्रक्चर। और इसी जेल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे होते हैं? क्लॉट कह रहे होते हैं या थक्का कह रहे होते हैं। ठीक है। और जो थक्का बनने की क्रिया है, इस थक्का बनने की क्रिया को या निर्माण की क्रिया को ही हम ब्लड कोआगुलेशन या रुधिर स्कंदन कह देते हैं। ठीक है। तो एक तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड कोआगुलेशन। तो बड़ा इजीली शब्दों में आप लिख सकते हो, रुधिर वाहिकाओं से बाहर आते रुधिर के अवयव का जेल समान संरचना में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? ब्लड कोआगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग। अब देखिए आगे मैंने बताया था स्कंदन कैसी क्रिया होती है? एक सुरक्षात्मक क्रिया प्रणाली होती है। ठीक है। क्या करती है ये? जो घाव से शरीर में रोगाणुओं को या जर्म्स को एंटर नहीं करने देती, प्रवेश नहीं करने देती, तथा रुधिर की क्षति को भी रोकती है, लॉस ऑफ ब्लड को भी कम करती है। नहीं तो ब्लड क्या होगा? ब्लीड होता रहेगा। ठीक है। इसके बाद स्कंदन की क्रिया रुधिर में स्कंदन कारकों के द्वारा होती है, कारकों पर निर्भर करती है। कोआगुलेटरी फैक्टर कितने होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं, 30 टाइप्स। ठीक है ना। जो स्कंदन कारक स्कंदन की क्रिया को प्रेरित करता है, उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं? इंड्यूस्ड कोआगुलेटरी फैक्टर कह देते हैं। ठीक है। या प्रेरक स्कंदन कारक कह देते हैं। और जो ब्लड कोआगुलेशन को इनहिबिट करता है, रोकता है, थक्के बनने की क्रिया को रोकता है, उसे हम एंटी कोआगुलेटरी फैक्टर कहते हैं या प्रतिस्कंदक कारक कह देते हैं। ठीक। जब रुधिर वाहिनी या ब्लड वेसल्स या ब्लड डैमेज होता है या क्षतिग्रस्त होता है, तब ये स्कंदन कारक या कोआगुलेटरी फैक्टर क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। शरीर के अंदर बह रहे हैं, चोट नहीं लगी हुई है, उस समय ये एक्टिव नहीं है, उस समय निष्क्रिय अवस्था में। अन्यथा क्या होगा? रुधिर वाहिकाओं के अंदर ही ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा, हम सर्वाइव नहीं कर सकते उस कंडीशन में। इसलिए हमारे शरीर के अंदर जब ब्लड बह रहा होता है, उस समय ये स्कंदन कारक कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। ठीक। इसके पश्चात जब ये सक्रिय हो जाते हैं चोट लगने पर या वाहिनी के क्षतिग्रस्त होने पर, उस समय ये एंजाइम की तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जो इनका एक्ट है वो कैसा होता है? एंजाइम की तरह होता है। ठीक। रुधिर में फाइब्रिनोजिन जो प्लाज्मा के अंदर होती है, प्रोथ्रोम्बिन जो प्लाज्मा के अंदर होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो पट्टिकाओं से बनती है, एवं अन्य जो कारक स्कंदन में सहायक होते हैं। ठीक है ना। इनकी सहायता से क्या होता है? कोआगुलेशन की क्रिया होती रहती है। साथ में हम बता रहे होते हैं कि स्कंदन की क्रिया कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है? 3 स्टेप्स में। पहला देखिए मैंने बताया जब ब्लड वेसल्स कैसी होती है? डैमेज होती है। ठीक है ना। तो क्या होगा? यहां से ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन बन जाएगा। और जब पट्टिकाणु या ब्लड प्लेटलेट्स टूट करके बाहर आती हैं और जैसे ये हवा के संपर्क में आती हैं, तो ये भी क्या बना रही होती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर ही ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है और फास्फोलिपिड भी होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? जो ब्लड में कोआगुलेटरी फैक्टर नंबर 7 होता है और जो कोआगुलेटरी फैक्टर नंबर 10 होता है, इसको एक्टिवेट कर देता है। जब ये दोनों फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, तब थ्रोम्बोप्लास्टिन और स्कंदन कारक 7 और स्कंदन कारक 10 कैल्शियम के साथ मिलकर एक जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये देखिए, ये एक स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में क्या आएगा? प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय क्या करता है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती है निष्क्रिय अवस्था में, उसे कैल्शियम के साथ मिलकर के सक्रिय थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। और ये जो सक्रिय थ्रोम्बिन होती है, ये 3rd स्टेप में
ब्लड प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो सॉल्युबल स्टेज में होती है, इसे किसके साथ मिलकर के, यहां पर भी अगर आप चाहो तो कैल्शियम का नाम ले सकते हो। किसका नाम ले सकते हो? कैल्शियम का यहां पर भी नाम लिया जा सकता है। किसके साथ में मिलकर के? कैल्शियम के साथ मिलकर के इसको मोनोमर फाइब्रिन में चेंज कर देता है। फाइब्रिन का मतलब है तंतु, फाइबर। और ये जो फाइबर होते हैं ये इंसॉल्युबल होते हैं, रेशेदार होते हैं। ये क्या करते हैं? ये यहां पर पूरी तरह से फाइब्रिन तंतु घाव के साथ मिल जाते हैं और घाव के साथ मिलकर के जाल बना लेते हैं। उस जाल में रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं, फिर वहां से नहीं निकल पाती। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? थक्का। और धीरे धीरे थक्का रिजिड हो जाता है, फिर इस थक्का से तरल पदार्थ अलग हट जाता है जिसको सीरम कहते हैं। सीरम भी प्लाज्मा के समान ही होता है, लेकिन उसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं पाई जाती, तथा इस संपूर्ण स्टेप्स में लगभग 6 से 10 मिनट का समय लग जाता है। अर्थात ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया लगभग कितने समय में पूर्ण हो जाती है? 6 से 10 मिनट में पूर्ण हो जाती है। ठीक है।